हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी क्लब। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को। इससे पहले ऑलरेडी हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट को अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, तो पहले आप उसे पढ़ लें, फिर उसके बाद ही इस पार्ट को कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये पूरा चैप्टर। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो बिना किसी देरी के चलिए अब शुरू करते हैं। तो इस पार्ट में जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है सेक्टर्स इन इंडिया, यानी कि प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर्स इन इंडिया। इंडिया में इन तीनों सेक्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ऑलरेडी हम लोग सेक्टर्स के बारे में तो जानते ही हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप जरूर से पहले के 2 वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से पूरा नॉलेज हो जाए, तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो सेक्टर्स के बारे में तो हमें पता ही है, अब उन सेक्टर्स को हम लोग इंडिया में देखने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो का हमारा मेन टॉपिक यही है, आगे आने वाली जितने भी टॉपिक है वो एक्चुअली में इसकी सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मेन हमारा इस पूरे वीडियो का टॉपिक सेक्टर्स इन इंडिया है, जिसके अंडर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। तो उसमें से पहला हमें मिलेगा राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। पहले तो हम लोग तीनों सेक्टर्स के बारे में जान लेंगे इंडिया में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस को देखेंगे इंडिया में। दूसरा है शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी परसेंटेज। तो अलग अलग सेक्टर्स का शेयर कितना है जीडीपी में, ठीक है ना। शेयर यानी परसेंटेज के टर्म्स में देखेंगे, ठीक है। अलग अलग सेक्टर्स कितना शेयर करती है हमारे जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में, वो हम लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ कौन से सेक्टर में हमारे पास सबसे ज्यादा पीपल जो है वो एम्प्लॉयड है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। क्लियरली आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और लास्टली हमारे पास इस वीडियो का टॉपिक आएगा मनरेगा, ठीक है। तो इतना ही टॉपिक हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मेन टॉपिक जो है इस वीडियो का वो है सेक्टर्स इन इंडिया। तीनों सेक्टर्स के बारे में हम लोग इंडिया में क्या हाल है इन तीनों सेक्टर्स की वो देखेंगे, और उसके अंदर हमारे पास इतने सारे सब टॉपिक्स आएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आता है सेक्टर्स इन इंडिया। तो ये देखिए आपके सामने एक ग्राफ आ गया। तो बेसिकली इस पार्ट में हम लोग बहुत सारे ग्राफ्स को रीड करने वाले हैं, बहुत सारे ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो आप इसके लिए रेडी हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। द ग्राफ शोज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स। तो जो हमारा ग्राफ है पहली बार, ठीक है, वो क्या शो कर रहा है? तो ये शो कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीनों सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, वो शो कर रहा है। अगर आप टाइम आप देखोगे तो एक ग्राफ है हमारे पास 1973 और 74 का, और दूसरा है 2013-14 का, ठीक है। तो बेसिकली ये 40 ईयर्स में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह से चेंज हुए हैं, ठीक है ना, अलग अलग सेक्टर्स में, उस चीज को समझाया गया है इस ग्राफ के थ्रू, ठीक है। अभी हम लोग इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमारे पास टॉपिक आया है सेक्टर्स इन इंडिया, ठीक है। सेक्टर्स इन इंडिया में सबसे पहला हमारे पास एक ग्राफ आ रहा है। ग्राफ में क्या दिखाया जा रहा है? ग्राफ में हमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स में गुड्स एंड सर्विसेज कितने कितने प्रोड्यूस होते आए हैं, ठीक है ना। 40 ईयर्स में कैसे हमारा प्रोडक्शन चेंज हुआ है तीनों सेक्टर में, वो समझाने की कोशिश की गई है इस ग्राफ के थ्रू। इट शोज हाउ द टोटल प्रोडक्शन हैज ग्रोन ओवर द 40 ईयर्स। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा ग्राफ में कि प्रोडक्शन जो है वो तीनों ही सेक्टर्स में प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो बेसिकली हमें दिखा रहा है 40 ईयर्स में टोटल प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से तीनों सेक्टर्स में ग्रो हुआ है। Clearly, all the 3 sectors has grown, but the tertiary sector shows the maximum growth. आप क्लियरली इस ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं कि तीनों सेक्टर्स में जो है वो प्रोडक्शन के टर्म्स में, टोटल प्रोडक्शन के टर्म्स में ग्रोथ
हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ हमें देखने को मिली है, तो टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, जो आपको ग्रीनिश तरह का जो ग्राफ पे जो ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है वो टर्शरी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप देखिए किस तरह से 73, 74 के कंपेरिजन में 2013, 14 का ग्राफ किस तरह से वेरी कर रहा है, किस तरह से इतना ज़्यादा हमें राइज देखने को मिल रहा है। एक बार आप ग्राफ को देखो और उसका जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है आप उसको एक बार रीड करके समझने की कोशिश करो, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। हाँ, आगे जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देकर जा रहा हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी बुक की ही क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक इस ग्राफ के नीचे ही आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपको जो है वो ग्राफ कितना समझ में आ रहा है खुद से, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। अब हमारे पास टॉपिक आता है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। Over 40 years, the production has increased most in the tertiary sector. Clearly आपको पता है कि 40 सालों के टर्म में सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रोडक्शन है वो किस सेक्टर में बढ़ा है, तो टर्शियरी सेक्टर में। और ये पूरी बात हम लोग इंडिया के बारे में कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक का नाम ही है सेक्टर्स इन इंडिया। ड्यू टू दिस द टर्शियरी सेक्टर हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया इन प्रेजेंट टाइम्स। तो इसी के कारण अभी के समय में टर्शियरी सेक्टर सबसे बड़ी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है इंडिया में। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाई इज टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में टर्शियरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना है या क्यों बनता जा रहा है, ठीक है। तो इसका हम लोग अब रीजंस देखेंगे, टोटल 4 रीजंस आएंगे। तो फर्स्ट रीजन है हमारे पास, in any country several services such as hospital, educational institution, post and telegraph, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, बैंक्स एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। तो वन बाय वन करके मैं इसको आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो किसी भी कंट्री में, ठीक है, और यहाँ पे डेवलपिंग छूट गया है, ठीक है ना, तो किसी भी हमारा कंट्री क्योंकि डेवलपिंग है तो आप समझ जाना हमारा, मैं डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन एनी डेवलपिंग कंट्री। तो किसी भी डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है, कुछ सर्विसेज जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, बैंक्स एक्सेट्रा, ये सब जरूरी ही होते हैं। मतलब कोई भी डेवलपिंग कंट्री है तो इन सारी सर्विसेज की जरूरत सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। दीज आर कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज, और इन सर्विसेज को हम लोग बेसिक सर्विसेज कहते हैं। In a developing country, the government takes the responsibility for the provision of these services. और किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में ये गवर्नमेंट का काम होता है कि वो इन सारी सर्विसेज को लोगों को प्रोवाइड करे। तो आप देख रहे हो कि हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, तो गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ होगा, तो ये सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उन सबको डेवलप करने में गवर्नमेंट का फोकस होगा। गवर्नमेंट इन सब पे ज़्यादा काम करेगी, तो ज़्यादा काम जब गवर्नमेंट इन सब पे करेगी तो ओवरऑल हमारा क्या होगा, टर्शियरी सेक्टर ग्रो करेगा। तो एक रीज़न ये भी है कि टर्शियरी सेक्टर जो है वो हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। सेकेंड रीज़न है द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री leads to the development of services such as transport, trade, etc. तो सर्विसेज और इंडस्ट्रीज में जब डेवलपमेंट होता है तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट, ट्रेड जैसी सर्विसेज का डेवलपमेंट अपने आप होने लगता है। हमने पहले ही पढ़ रखा है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जब डेवलपमेंट होता है तो अपने आप ही टर्शियरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि तीनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक में कोई चेंज आएगा तो दूसरा तीसरा में भी ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज आता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के कारण ट्रांसपोर्ट, ट्रेड जैसे सर्विसेज का भी डेवलपमेंट खुद ब खुद होता जाता है। और ट्रांसपोर्ट, ट्रेड किस में आते हैं, टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। Greater the development of primary and secondary sector, more would be the demand for such services. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितना ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, इन सारी सर्विसेज जो कि टर्शियरी सेक्टर में आती हैं उनका डिमांड अपने आप बढ़ने लगेगा। थर्ड रीज़न है एज इनकम लेवल राइज, certain section of
द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज। तो जब लोगों के इनकम लेवल में राइज आता है, यानी कि लोगों की इनकम जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई एक पर्सन है जो पहले 10,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहा था, वो अब 15,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनकम लेवल में राइज देखने को मिल रहा है। तो जब भी ऐसा होता है तो पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज, तब जो है पीपल और भी सर्विसेज का डिमांड करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। इन सारे एक्स्ट्रा सर्विसेज का डिमांड करना लोग शुरू कर देते हैं जब भी इनकम लेवल में राइज आता है तो। ठीक है, और ये सारी सर्विसेज किसके अंडर में आती है? टर्शरी सेक्टर के अंडर में आती है। तो इस वजह से इनकम लेवल राइज होने के कारण टर्शरी सेक्टर जो है वो ग्रो करता है। फोर्थ रीजन है, ओवर द पास्ट डिकेड न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। तो कुछ दशकों में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल बन गई है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली, और इन सर्विसेज का प्रोडक्शन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि कुछ दशकों से आईटी सेक्टर जो है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आईटी सेक्टर के डेवलपमेंट की वजह से भी टर्शरी सेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट बन चुका है। होप आपको ये चारों रीजन क्लियर हो गई होगी। Some important points about tertiary sector. Not all the services sector is growing equally well. तो टर्शरी सेक्टर के अंडर में बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, ठीक है, और वो सारी सर्विसेज इक्वली ग्रो नहीं कर रही हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस हमें यहाँ से ये समझना है कि टर्शरी सेक्टर के अंदर आने वाली जितनी भी सर्विसेज है वो इक्वली ग्रो नहीं कर रही हैं, उनमें से कुछ ही का एक्चुअल ग्रोथ हो रहा है। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। सर्विस सेक्टर में बहुत अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं। एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर। तो अगर हम टर्शरी सेक्टर के अंदर में घुसकर देखें तो हमें यह पता चलता है कि उसमें बहुत कम ऐसे सर्विसेज आते हैं जिसमें कि हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स काम करते हैं। एट द अदर एंड देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन सर्विसेज सच एज शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन्स, ट्रांसपोर्ट पर्सन एक्सेट्रा। और दूसरे तरफ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स ऐसे हैं जो कि अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड है, और वे लोग एज अ शॉपकीपर, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन की तरह काम करते हैं। दीज पीपल बेयरली अर्न अ लिविंग, और ये लोग बहुत ही कम लिविंग अर्न कर पाते हैं। दे डू दीज एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज, और ये लोग ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास और कोई दूसरा काम करने को नहीं है, अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज नहीं है। Hence, in actual, only a part of this sector is growing in importance. और असल में जब हम टर्शरी सेक्टर के अंदर में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि टर्शरी सेक्टर के अंदर में भी एक छोटा सा पार्ट ही है उसका जो असल में ग्रो कर रहा है। बाहर से तो हमें देखने पे ये समझ में आता है कि टर्शरी सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है इन 40 सालों में, या लेकिन जब हम उसके अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें टर्शरी सेक्टर में बहुत कम ऐसे सर्विसेज है जिसके अंदर स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स काम करते हैं। अब स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स जहां काम करेंगे वही ज्यादा अर्न कर पाएंगे और उन्हीं का ज्यादा ग्रोथ होगा, और उन्हीं के वजह से उनका जो इंस्टीट्यूशन है वो ग्रो करेगा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ टर्शरी सेक्टर में लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऐसे हैं जो कि छोटे मोटे काम करते हैं और उससे बहुत कम लिविंग अर्न कर पाते हैं, और जिस वजह से उनका ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाता, या फिर उनके वजह से टर्शरी सेक्टर में जो है वो ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो जो हमें इतना बड़ा टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिला है वो बेसिकली बहुत ही लिमिटेड वर्कर्स जो कि स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स हैं उनकी वजह से देखने को मिला है। तो इन पॉइंट से हमें ये समझ में आता है
कि इन एक्चुअल ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस। होप आपको ये सारा बात क्लियर हो गया होगा। शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स की जीडीपी में शेयर कितनी है। इस चीज को भी हम लोग ग्राफ के थ्रू समझेंगे, तो आपको अच्छे से ग्राफ को देखना है। इन 1973-74 टर्सरी सेक्टर शेयर्ड मैक्सिमम इन जीडीपी, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1973-74 में सबसे ज्यादा शेयर जीडीपी में किस सेक्टर का था, तो हमें क्लियरली टर्सरी सेक्टर नजर आ रहा है। ग्रीन में जो है वो टर्सरी सेक्टर है। इन 2014 टू टर्सरी सेक्टर शेयर्ड मैक्सिमम इन जीडीपी, और 2014 में भी जब हम लोग देखते हैं तो हमें क्लियरली पता चलता है कि मैक्सिमम शेयर टर्सरी सेक्टर का ही है। शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर हैज आल्सो इंक्रीज्ड ओवर 40 इयर्स, तो 40 सालों के दरमियान सेकेंडरी सेक्टर का भी शेयर जो है जीडीपी में वो बढ़ा है। क्लियरली आप देख सकते हो जो रेड मार्क है वो सेकेंडरी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका भी जो है वो ग्रोथ हमें 2013-14 वाले ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है। बट शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैज डिक्रीज्ड, लेकिन प्राइमरी सेक्टर की शेयर वो डिक्रीज हुई है। तो इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया, जो आपके ग्राफ में दिखा रहा है मैंने उसी को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आप क्लियरली ग्राफ को देख के भी ये टोटल चीज समझ सकते हो। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, अब हम लोग देखेंगे कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, और इस बात को भी हम लोग ग्राफ के थ्रू ही समझने वाले हैं, ठीक है। ओवर 40 years प्राइमरी सेक्टर स्टिल हैज द मैक्सिमम शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि 40 सालों में प्राइमरी सेक्टर में ही अभी भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। मतलब पहले भी 72-73 का ग्राफ देखें तो उसमें भी सबसे ज्यादा लोग कहाँ एम्प्लॉयड थे, प्राइमरी सेक्टर में। और 11-12 का ग्राफ देखें तो वहां पे भी हमें प्राइमरी सेक्टर में ही सबसे ज्यादा लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो आपके ग्राफ में दिया हुआ है बस मैं उसी को यहाँ पे बता रहा हूँ। दिस इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर में अभी भी इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं किए गए हैं। सेकेंडरी और टर्शरी में जब लोगों को काम ही नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली लोग काम कहाँ करेंगे, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक। आप ऐसे भी जानते हो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा विलेज है, ठीक है, और विलेज में लोग क्या कर सकते हैं, खेती बाड़ी ही कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर ही हमारा एम्प्लॉयमेंट के टर्म में इंपॉर्टेंट बना हुआ है। ऑल्दो हमने पीछे देख के आया कि प्रोडक्शन में हमारा प्राइमरी सेक्टर डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। प्रेजेंटली जो है प्रोडक्शन के टर्म में टर्सरी सेक्टर इंपॉर्टेंट था, फिर शेयर ऑफ जीडीपी के भी टर्म में टर्सरी सेक्टर इंपॉर्टेंट था प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पे अभी भी एम्प्लॉयमेंट के टर्म में अभी भी हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। तो बेसिकली हमें ये डिफरेंस समझना था इन तीनों ग्राफ के थ्रू। Even production in secondary sector and tertiary sector has increased rapidly, but employment has not increased. So, तो मैंने जो बात बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि टर्सरी और सेकेंडरी में प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है, पर एम्प्लॉयमेंट अभी भी सबसे ज़्यादा हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में ही है। More than half of the workers in the country are working in the primary sector. कंट्री के आधा से ज्यादा वर्कर्स वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। बट देयर शेयर इन जीडीपी इज ओनली अ क्वार्टर, लेकिन उनका शेयर जीडीपी में कितना है, सिर्फ एक क्वार्टर है, सिर्फ 25% का शेयर है जीडीपी में। The share of the other two sector in GDP is quite more than that of the primary sector. Clearly, बाकी दोनों सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में वो बहुत ज़्यादा है प्राइमरी सेक्टर के मुकाबले, लेकिन फिर भी इन दोनों में एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। But they employ much less than the primary sector.
देयर आर मोर वर्कर्स इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी। तो इस बात से हमें ये समझ में आता है कि एग्रीकल्चर में जरूरत से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। इवन इफ सम वर्कर्स आर रिमूव्ड द प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। कुछ वर्कर्स को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल भी दें तो प्रोडक्शन पे जो है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पहले जितना प्रोडक्शन हो रहा था उतना ही प्रोडक्शन होगा अगर हम लोग कुछ वर्कर्स को निकाल भी दें। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे कंट्री में प्राइमरी सेक्टर में एक्स्ट्रा लोग जो है वो काम कर रहे हैं, जिनकी जरूरत नहीं है वो भी प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें और कहीं काम मिल ही नहीं रहा है। सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में उन्हें जॉब मिल ही नहीं रहा है करने को, तो वो प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। और दूसरी भाषा में कहें तो एग्रीकल्चर में जो वर्कर्स हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। तो अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है वो अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अंडर एम्प्लॉयड टर्म को हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट के टर्म से समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट को। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल appear to be working but in actual they all are working less than their potential। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन होता है जहां पे लोग जो है वो काम करते हुए नजर आते हैं बट असलियत में वे लोग बहुत कम काम कर रहे होते हैं। जो उनका पोटेंशियल होता है उससे वो काफी कम काम कर रहे होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। और इसको हम लोग डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है छुपा हुआ एम्प्लॉयमेंट। मतलब लोग ऊपर से तो देखने में काम करते हुए नजर आ रहे हैं पर असल में वो लोग काफी कम काम कर रहे होते हैं। मतलब जितना वो काम कर सकते हैं, जितना उनके अंदर पोटेंशियल है काम करने का, उतना वो काम नहीं करते हैं। और ऐसे पीपल को ही हम लोग अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। तो यहाँ से आपको अंडर एम्प्लॉयड भी क्लियर हो गया होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी क्लियर हो गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जरूरत से ज्यादा लोग हैं। तो अब हमारा टॉपिक आता है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। किस तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। सम वेज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट आर, हमारे पास पहला वे आता है गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन गिव सम लोन टू द स्मॉल फार्मर्स। गवर्नमेंट जो है वो कुछ मनी स्पेंड कर सकती है या फिर बैंक जो है वो कुछ लोन्स दे सकती है स्मॉल फार्मर्स को। बाय यूजिंग दिस मनी दे कैन ग्रो मोर क्रॉप्स विच वुड क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। इस पैसे को यूज करके स्मॉल फार्मर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप उगा पाएंगे। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स क्या होते हैं, एक तो वो कम क्रॉप उगाते हैं और प्लस पूरे साल में जो है वो पूरे टाइम क्रॉप नहीं उगा पाते। मतलब एक ईयर में जितना भी क्रॉप उग सकता है ज्यादा से ज्यादा वो उतना नहीं ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, वो ईयर के हर टाइम क्रॉप्स नहीं लगा पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है। तो अगर गवर्नमेंट पैसा देगी उनको या बैंक उनको लोन देगी तो वो उस पैसे का यूज करके स्मॉल फार्मर्स उस मनी का यूज करके ज्यादा से ज्यादा क्रॉप और पूरे साल जितने मैक्सिमम क्रॉप्स लगाए जा सकते हैं एक लैंड पे वो लगाएगी। ठीक है, इससे जो है वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो आप इधर से भी समझ सकते हैं गवर्नमेंट पैसा या लोन देगी तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा किसान लोग क्रॉप्स उगाएंगे। ठीक है, और उसके कारण अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। ठीक है, तो मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे मैं जितना भी वेज बताऊंगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का, ठीक है, वो आप यहाँ से पढ़ने के तुरंत बाद जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, ठीक है, आप एक बार एनसीईआरटी में ये टॉपिक जरूर से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि वहां पे एग्जाम्पल के साथ इन सारे बातों को समझाया हुआ है कि उससे आपको ये पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो हमारा अगला वे आता है गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एंड मेक बेटर रूरल रोड्स। गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज में और बेटर रूरल
रोड्स को बना सकती है, ठीक है, यानी गांव के रोड को और अच्छा बना सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज में इन्वेस्ट कर सकती है और रूरल रोड्स को बेहतर बना सकती है। इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प द फार्मर्स इन सेलिंग द एक्स्ट्रा प्रोड्यूस। इससे ये मदद मिलेगा कि जो फार्मर्स के पास एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा वो उसको आसानी से सेल कर पाएंगे। दिस वुड क्रिएट मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और इससे ये होगा कि बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जब ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज में इन्वेस्ट करेगी तो वहाँ पे पहली बात तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट जब ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में इन्वेस्ट करेगी तो वहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, लोग उसमें एम्प्लॉय किए जाएंगे, तो यहाँ से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। या बेटर रूरल रोड्स बनाएंगे तो उस रोड को भी बनाने में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और प्लस उससे फार्मर्स को भी हेल्प मिलेगा, ठीक है, कि वो अपना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस जो है वो सेल कर पाए। अब फार्मर अपना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस सेल कैसे करेंगे, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन उनको प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज होगा और उसमें एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो आइए इन बातों को हम लोग पिक्चर के थ्रू भी समझते हैं। गवर्नमेंट क्या करेंगी, गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट या फिर स्टोरेज या फिर रोड्स को बेहतर कर सकती है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है फार्मर्स के पास वो अच्छे से वो सेल कर पाएंगे और इस वजह से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट होगा। कैसे होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको लर्न भी हो जाएगा इस पिक्चर के थ्रू, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा अगला वे है आइडेंटिफिकेशन, promotion and location of industries and services in semi-rural area where a large number of people may be employed। तो अब क्या किया जा सकता है, बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो पहले ही से एग्जिस्ट कर सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको और भी दुरुस्त करने की जरूरत है, या फिर जहां नहीं है वहां पे हम लोग प्रमोट करके उसको लोकेट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन, प्रमोशन और लोकेशन का मतलब ये है कि कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री सेमी रूरल एरियाज में है तो उनको आइडेंटिफाई करके और भी दुरुस्त किया जाना चाहिए या किया जा सकता है, ठीक है। या फिर अगर इंडस्ट्रीज नहीं है छोटी मोटी तो उनको प्रमोट करके वहां पे लोकेट किया जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है, ठीक है, सेमी रूरल एरियाज में, ठीक है। ऐसा करने से हमारे पास वहां पे भी लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। वहां पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो एम्प्लॉयड हो सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग तो और क्लियर होगा। सपोज मैनी फार्मर्स ग्रो पल्स क्रॉप एट अ पर्टिकुलर प्लेस। मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत सारे फार्मर्स जो है वो पल्स क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। दाल मिल कैन बी सेटअप देयर टू प्रोक्योर एंड प्रोसेस द पल्स क्रॉप। तो उसी एरिया में जहाँ पल्स क्रॉप उगाया जा रहा है वहां हम लोग क्या कर सकते हैं, दाल मिल जो है वो सेटअप कर सकते हैं। दाल मिल क्या होगा, एक छोटा इंडस्ट्री हो जाएगा, ठीक है, एक छोटा सा फैक्ट्री टाइप का हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, दिस वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, और उससे जो है वो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। कैसे क्रिएट होंगी, दाल मिल लगेगा तो दाल मिल में तो लोगों की जरूरत होगी ना, ठीक है। फार्मर्स को भी आसान पड़ जाएगा, उनको अपना जो पल्स क्रॉप है वो ज्यादा दूर लेकर नहीं जाना पड़ेगा प्रोसेस करने के लिए, वो आराम से अपना एक जगह इकट्ठा करेंगे और ला करके पास ही के दाल मिल में, क्योंकि वो उनके ही लोकेशन पे है, ठीक है, वहां पे लाकर वो प्रोसेस करवा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट को इस तरीके से भी जनरेट कर सकते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक मैंने आपको 3 वेज बताया है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का क्रिएट करने का। ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पहला में हमने क्या किया, फार्मर्स को पैसा दिया गया, ठीक है ना, गवर्नमेंट और बैंक के हेल्प से फार्मर्स को पैसा दिया गया, ठीक, ताकि वो क्रॉप्स को ग्रो कर सके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सके। इससे भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर उस ज्यादा क्रॉप को सेल करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो
ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और रोड्स में इन्वेस्ट कर सकती है। इससे उन फार्मर्स का भी हेल्प होगा और जॉब्स भी क्रिएट होंगे। और तीसरा ये है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया पे कोई क्रॉप जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो किया जाता है, ठीक है, तो हम लोग उसी के पास उसका छोटा सा इंडस्ट्री वगैरह, जैसे एग्जांपल के लिए दाल मिल टाइप का इंडस्ट्री, वो हम लगा सकते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी और फार्मर्स का हेल्प भी हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए, मतलब और भी अच्छे से समझने के लिए, आपको एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है, तभी आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, दाल मिल का एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। सम मोर वेज ऑफ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के और कौन कौन से वेज है उनको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। ओपनिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज वेयर फार्मर्स कैन स्टोर देयर प्रोड्यूस एंड सेल इट व्हेन द प्राइस इज गुड। कोल्ड स्टोरेज को भी ओपन किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज को भी हमें ओपन करने की ज़रूरत है, और जब कोल्ड स्टोरेज गवर्नमेंट ओपन करेगी तो उस कोल्ड स्टोरेज के अंदर भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी जो काम करेंगे उसके अंदर, तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, नियर द फॉरेस्ट एरियाज हनी कलेक्शन सेंटर्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड वेयर फार्मर्स कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी। ठीक है, फॉरेस्ट के इलाकों में हनी कलेक्शन सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, जहां पे फार्मर्स जो है वो आएंगे और वाइल्ड हनी को सेल करेंगे। स्मॉल इंडस्ट्रीज टू प्रोसेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन बी सेटअप। ठीक है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को प्रोसेस करे, उस तरह की इंडस्ट्रीज को भी हम लोग सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, बाय इंप्रूविंग सेक्टर्स लाइक टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट एंड आईटी। ठीक है, टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट और आईटी जैसे सेक्टर को इंप्रूव करने से भी बहुत ज़्यादा उसमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट होगा। चाइल्ड लेबरर्स कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हाउ? तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, चाइल्ड लेबरर्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने में, कैसे? तो इसका आंसर मैं नहीं, आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको एनसीईआरटी में हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ये वाला टॉपिक जो है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन दिया है। तो आप वीडियो के खत्म होते ही, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप टॉपिक पढ़िए और उसमें इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, पूरे टॉपिक को पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जिनके कमेंट में सबसे अच्छे से इलेबोरेट करके बताया हुआ होगा, ठीक है, मैं उस कमेंट को अगले आने वाले वीडियोस में फीचर करूंगा। ठीक है, तो इससे आप ही का फायदा है। ठीक है, और मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप इस टॉपिक को एक बार एनसीईआरटी से पढ़े, क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये एग्जाम्पल के थ्रू एनसीईआरटी में समझाया हुआ है और आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो के खत्म होते ही एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेते हो। कम से कम ये टॉपिक तो पढ़ लो। ठीक है, और उसी में आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा और आप कमेंट में लिखकर बता दो मुझे। मैं आने वाले वीडियोज़ में सबसे अच्छे कमेंट को, या फिर सारे कमेंट्स को, ठीक है ना, जिन्होंने भी आंसर दिया उन सारे कमेंट्स को मैं आने वाले वीडियो में फीचर करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी सही आंसर दे दोगे। तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को एक बार अपने से उस बुक में, एनसीईआरटी बुक में रीड कर लो। तो हमारे पास आता है हमारा आज का आखिरी टॉपिक, मनरेगा। ठीक है, काफ़ी इजी टॉपिक है, कुछ करना ही नहीं है, बस जो आएगा बस मैं वो आपको बता दूंगा, आप खुद से भी पढ़ लोगे, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो चलिए आज की आखिरी टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। इट इज़ अ गवर्नमेंट स्कीम। ये पहली बात तो गवर्नमेंट स्कीम है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया एक स्कीम है या प्रोग्राम है, आप ये भी कह सकते हो। इट इज़ अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक तरह का लॉ है जो कि राइट टू वर्क को जो है वो इम्प्लीमेंट करता है इन 65 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। 625 डिस्ट्रिक्ट्स में
इंडिया के इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा का फुल फॉर्म ये है, ठीक है। और इसमें लगा हुआ है 2005, तो 2005 इसमें इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये एक्ट कब बना था, कब आया था हमारे कंट्री में? 2005 में आया था। तो ये पूरा बात आपको ध्यान में रखना है। अब इसका काम क्या है? तो अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटीड 100 days वर्क इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। बहुत सिंपल सा इसका काम है, ठीक है। जितने भी रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं जिनको की काम का जरूरत है, जिन्हें काम करने की जरूरत है, ठीक है, मतलब उनके पास कोई और काम करने की उनके पास कोई और काम करने को नहीं है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इस एक्ट के थ्रू ये गवर्नमेंट का काम है कि वो उन लोगों को 100 days वर्क दे। एक साल में 100 दिन का काम गवर्नमेंट देती है इस एक्ट के थ्रू। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में, ठीक है, 100 days का एम्प्लॉयमेंट देने में अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, देन इट गिव्स द एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। तो जो एम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है, ठीक है, मतलब जो 100 डे काम करने का जो पैसा होता है, जो पेमेंट होता है, वो उसको उन लोगों को देना पड़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट को जो है वो उन लोगों को देना पड़ता है। मतलब इस एक्ट के थ्रू 100 days का काम देना है रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को जिनको कि काम की जरूरत है। और अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी 100 दिन का काम, ठीक है, तो गवर्नमेंट को उसके बदले उन्हें उन 100 डेज का पैसा उन्हें देना पड़ता है। तो यही है पूरा हमारा मनरेगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप ऐसे ही पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ समझने का चीज़ है ही नहीं है। तो आप इस टॉपिक को बस यहाँ से पढ़ लो और यहाँ जितना पॉइंट्स बताया गया है उसी को नोट कर लो, उसी को दिमाग में रख लो, बहुत है आपके लिए। लेकिन जिस टॉपिक में मैं आपको कहता हूँ कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, तो वो मैं आपके लिए ही कहता हूँ, ठीक है। तो आप जरूर से जो भी आपको वर्क दिया गया है वो आप जरूर से करें, इसमें आप ही का फायदा है। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आप में से जितने भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको कुछ सजेशंस देना हो तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का क्वेश्चन है, कोई डाउट हो, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, या फिर मैं डाउट के लिए ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्लस यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, स्टडी क्लब 07, यही हमारा हैंडल है। आप सर्च करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हो और वहाँ पे आप जो भी डाउट होगा वो डायरेक्ट पूछ सकते हो और आपको आंसर जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है और इतने सारे पार्ट्स लाने पड़ रहे हैं, अभी और चैप्टर बाकी, तो आगे का पार्ट्स भी जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।